जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। मित्रों, मैं आप लोगों के लिए धर्म से संबंधित और कर्म से संबंधित कहानियाँ लाती हूँ। दोस्तों, आज इस कहानी को लाने के पीछे का उद्देश्य है कि अगर हम अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकते हैं, जिन माँ बाप ने हमें अपना पूरा जीवन दे दिया और अपने से ज़्यादा हमें अहमियत दी, अपने से ज़्यादा खुशियाँ दी, अगर हम उनका ध्यान नहीं रख सकते हैं और वह किसी भी तरह से खुश रहना चाहते हैं, तो क्या उन पर उंगली उठाना जायज़ है? क्या हम उनके जीने की और उनकी खुशियों की वजह नहीं बन सकते हैं? तो उनके दर्द की वजह बनना ज़रूरी है। क्या अगर हमें खुशियाँ देने का अधिकार नहीं, तो फिर किसी के खुशियों को छीनने का अधिकार कहाँ से मिल जाता है? जिसने हमें जन्म दिया उनका तो बिल्कुल नहीं। की कहानी ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला विभा की है। आज विभा बहुत बेचैन थी। रमाकांत जी आज उसे पार्क में जो नहीं दिखे थे, वह उस समय तक बिना नागा किए आते थे, पर आज वह अभी तक नहीं आए थे। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया था? नहीं नहीं, वह तो कल भले दिख रहे थे। आज वह उनके मिलने के लिए आई थी और उनके लिए गाजर का हलवा भी लेकर आई थी। कल वह कह रहे थे कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है, पर डॉक्टर ने मीठा खाने को और बाहर का खाने को उन्हें मना कर दिया है। निशा ने उनके लिए शुगर फ्री हलवा बनाया था, सोचा था उन्हें सरप्राइज कर देगी, पर वह तो आज खुद ही सरप्राइज हो गई थी। मन में हजारों ख्याल भी आने लगे थे। फ़ोन नंबर भी नहीं लिया था। कभी बात करती पर निगाहें रमाकांत जी को खोजती रहती। इस विशाल शहर में उन्हीं से तो अपनापन मिला था, वरना वह निराशा के गर्त में चली जा रही थी। निशा याद करने लगी, जब वह पहली बार दिल्ली आई थी ना, बेटा उसे ज़बरदस्ती शहर ले आया था। वह प्राइमरी स्कूल की टीचर थी, रिटायरमेंट हुआ था तो घर काटने को दौड़ने लगा था, क्योंकि पति की मृत्यु के 5 साल पहले हो गई थी। पर वह बस दीवारों से बात कर रही थी। बड़ा बेटा उसे अपने साथ ले आया था। यहाँ भी क्या करे बेटा, 9 बजे बैंक चला जाता था, बहू 10 बजे चली जाती थी, रह जाती थी तो निशा और उसकी 7 साल की पोती, जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा रही थी, बस उसी के साथ प्रत्याशी या फिर पार्क में चली जाती थी। दोनों एक दिन पार्क में बैठे अपने अतीत के पन्नों को खोल रही थी। संग वह अकेली ना थी, बेटों की जिम्मेदारी भी थी उस पर। वह टूटी नहीं थी। दोनों को पढ़ा लिखा कर सरकारी नौकरी में लगा दिया था। एक बैंक में काम करता था और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गया था। दोनों की शादी बच्चों से वह निपट चुकी थी। अपनी छोटी सी नौकरी से वह बचा रही थी और खा रही थी, पर अब तो नौकरी भी ना रही थी जिसके सहारे वह जी लेती। इसलिए बड़ा बेटा उसे अपने साथ ले आया था। अपने अतीत में से उलझी पार्क में बैठी थी कि तभी एक आवाज़ कानों में पड़ी, चलने का नाम जिंदगी है। इस अनजाने शहर में पहली बार उसे कोई बुला रहा था वहाँ, वरना कोई भी उसे बुलाता नहीं था। सिर्फ गाड़ियों का शोर ही वहाँ पर उसे सुनाई देता था। उन्होंने अपना परिचय पास वाली बेंच पर बैठे हुए दिया। मेरा नाम रमाकांत है, यहीं पास में रहता हूँ। निशा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। अपनी पानी की बोतल खोलते हुए बोले, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अरे जो हुआ उसे जाने दीजिए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। इतना कहते हुए पानी की बोतल पीते हुए उन्होंने अपने बैग में डाल दी और रमा को कहते हुए चल दिए। निशा उनको जाते हुए देखती रही और मन ही मन बड़बड़ाती रही कि हाँ, जिंदगी बेशक खुशियाँ हो तो जिंदगी खूबसूरत लगती है। इन्हें क्या पता कि हम पर क्या बीतती है। चले आए ज्ञान देने। अब ये हर रोज का नियम हो गया था। निशा पार्क को जाती थी और रमाकांत जी को अपने से पहले पाती थी। वह मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए निशा सिर्फ मुस्कुरा देती थी। धीरे धीरे दोनों हाय हेलो करने लगे। एक दिन रमाकांत जी पूछ बैठे, कहीं बाहर से आई हो क्या आप? आपको पहले कभी नहीं देखा। यह सब निशा जल्दी किसी को अपने बारे में नहीं बताती थी, तो बस मुस्कुराकर बोली, पास में ही मेरा बेटा रहता है, उसी के पास आई हूँ। वह बात पूरी भी न कर पाई थी कि रमाकांत जी बोले कि स्वागत है, दिल्ली तो
दिल वालों की है कि निशा उन्हें देखती रह गई। इस उम्र में इतनी जिंदादिली, एक और देखा हमेशा बुझी बुझी रहती थी वो खुद। पार्क में बुजुर्गों का एक ग्रुप बना हुआ था जहाँ सब एक दूसरे से सुख दुख में शामिल होते थे। कभी मॉल में चले जाते थे और कभी वे खेलते रहते थे बॉल को, और कभी अंताक्षरी खेलते हुए, जन्मदिन मनाते हुए, तो कभी न्यू ईयर की पार्टी करते हुए। उनका एक ग्रुप बन गया था। रमाकांत जी ने उसमें निशा को शामिल कर लिया था। इस ग्रुप में अधिकांश ने अपना जीवन साथी खो दिया था, पर कोई कोई तो बड़ी बड़ी बीमारियों से भी पीड़ित रहता था, पर सब एक दूसरे के साथ रहते थे। कोई भी अमीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था। सुबह ना बीपी, जोड़ों के दर्द से कोई जूझ रहा होता था। निशा को उस ग्रुप में शामिल होकर बहुत ही सुकून मिल रहा था। वह अपने दुखों से कितना ज़्यादा जूझ रही थी, अब उसे अपना दुख बहुत ही कम लगने लगा था। आश्चर्य होता था उसे देखकर कि ज़िंदगी की अंतिम बेला में सभी कितने ऊर्जावान थे। उनकी ऊर्जा देखकर निशा ने भी अपना उदासी वाला चोला उतारकर फेंक दिया। अब वह सुंदर है और अपने को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। सुबह का इंतज़ार करने लगी थी। एक दिन मिसेस कुलकर्णी का जन्मदिन था, जब सब कुछ न कुछ बनाकर लाने वाले थे। निशा ने सोचा कि क्या बनाए। पाकशाला में तो वह निपुण ही थी, बस यहाँ तो दिल्ली वाले हैं, यहाँ लोगों को उसकी बनाई हुई चीज़ें पसंद भी आएंगी। फिर भी उसने बड़े प्रयास से अलसी के लड्डू बनाए, जो सर्दियों में फ़ायदेमंद व घुटनों के लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे। निशा डब्बा ले तो आई थी कोच के साथ घर से, पर अब अपना खाना कैसे खिलाए। सभी लोग अपना अपना खाना खिला रहे थे। कोई पोहा लाया था तो कोई ढोकला और कोई रसगुल्ला लाया था। रमाकांत जी ने निशा को डब्बा छुपाते हुए देख लिया था और उसके हाथ से डब्बा छीनते हुए उनमें से लड्डू निकालकर खाने लगे। सभी लोग खूब खुश हुए, सबको वो लड्डू पसंद आए और रमाकांत जी उन लड्डुओं को अपने घर ले गए। कुछ दिनों तक उनकी तारीफ करते रहे। निशा की ज़िंदगी बदलने लगी थी। बेटा बहू भी खुश थे कि माँ का मन लग गया है। कल ही की तो बात थी, रमाकांत जी ने बताया था कि उनका बीपी बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डॉक्टर ने उनको नमक और चीनी कम लेने को बोला है। साथ ही शुगर भी बॉर्डर पर है, पर सर्दियाँ और गाजर का हलवा ना हो, पर मीठा नहीं खा सकते थे, ना बाहर का। मुझे बनाना भी तो नहीं आता है सब। निशा बोली कि उनकी पत्नी और उनकी बहू कहाँ हैं, वो बना सकते हैं। तब रमाकांत जी मुस्कुरा दिए और बोले कि निशा जी, बहुत लंबी कहानी है, हमसे किसी दिन और पूछिएगा, पर आज नहीं। वे अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए निशा ने देख लिया था। उसी वक्त तो सोचा था कि वो रमाकांत जी के लिए कल गाजर का हलवा बनाकर लाएंगी, पर आज तो पास में आए ही नहीं। वह अतीत से वर्तमान में लौट आई वह, और सब दिखे, रमाकांत जी कहीं नहीं दिख रहे थे। फिर हिम्मत करके उसने खुराना जी से पूछा कि आज रमाकांत जी नहीं आए हैं। सब एक साथ चौंक गए। और हाँ, रमाकांत जी नहीं आए हैं। निशा ने कहा, कोई फ़ोन करके तो उन्हें पूछो कि उन्हें क्या हुआ है और क्यों नहीं आए हैं। वे ठीक तो हैं। खुराना जी ने कई बार फ़ोन ट्राई किया, पर फ़ोन उठ नहीं रहा था। निशा को रमाकांत जी की चिंता होने लगी थी। उनका हंसता हुआ चेहरा उनके सामने आ रहा था। वह घर जाने को उठी, पर उनके कदम रुक गए और सोचने लगी कि इन्हीं बिल्डिंगों की तरफ रमाकांत जी ने इशारा करके कहा था कि वहाँ पर मेरा फ्लैट है, पर कौन सा फ्लैट है उनका। निशा ने देखा, आसपास तो कई ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। वह बड़े असमंजस में थी कि क्या करे। फ़ोन नंबर भी तो ना था और पता भी नहीं था कि इन ऊंची ऊंची इमारतों में रमाकांत जी को कैसे खोजे। और कभी डिब्बे को देखती तो कभी ऊंची इमारतों को, लेकिन जिस तरफ रमाकांत जी ने इशारा करके बताया था वह उस तरफ को चल दी। लेकिन वहाँ पर गार्ड से वे क्या कहती। गार्ड के पास से वे वापस आने लगीं। तभी वहाँ पर डिलीवरी बॉय आया और उसने कहा कि उसे 502C में जाना है, रमाकांत खुराना के घर। तभी
निशा जी उल्टे पांव आ गईं और वो कहने लगीं कि मुझे भी वहीं पर जाना है 502C में। गार्ड ने उनका नाम और एड्रेस वहां पर लिख लिया और डिलीवरी पर्सन का भी लिख लिया। वह धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। डिलीवरी बॉय से पूछा तो उसने बताया कि उनकी दवाइयाँ लेकर आया हूँ। तो रमाकांत जी सच में बीमार हैं, उनकी चिंता और बढ़ने लगी थी। डिलीवरी बॉय ने वहां पहुंचकर कॉल बेल बजा दी। पहले तो कोई नहीं निकला, फिर थोड़ी देर बाद रमाकांत जी बाहर आए और डिलीवरी बॉय उन्हें दवा पकड़ाकर चला गया। तभी रमाकांत जी निशा को देखकर चौंक गए कि तुम यहाँ। तो निशा जी सकबकाते हुए बोली कि हाँ, आप आए नहीं थे और आपके लिए मैं ये गाजर का हलवा लाई थी। तब कांत जी ने बताया कि उन्हें कल से थोड़ा सा बुखार हो गया है। तभी निशा जी ने उनको छूकर देखा तो उनका बदन बुरी तरह से तप रहा था। वह परेशान होकर बोली, आपको तो तेज बुखार है, घर पर कोई नहीं है क्या? तो वह बोले, दरअसल मैं अकेला ही रहता हूँ। निशा जी के बहुत जोर देने पर टैक्सी करके वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गईं और अपने बेटे को भी फ़ोन करके बताया। पहले तो बेटे को बड़ा ही अटपटा लगा कि मैं ऐसे किसी को कैसे डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ, पर बहुत सोचने समझने पर भी डॉक्टर के पास पहुँच गया और डॉक्टर ने रमाकांत जी को 5 दिन की दवाई दी और हल्का खाना खाने को कहा। बीपी की भी गोली दी क्योंकि बीपी भी बढ़ गया था। साथ ही हर घंटे बुखार मॉनिटर करने के लिए भी कहा। बुखार ना उतरने पर कोरोना का टेस्ट कराने के लिए भी कहा था। रमाकांत जी निशा जी से बोले कि आप मेरी वजह से परेशान हो गई हैं। तब निशा जी बोले कि आपने तो मुझे हंसना सिखाया है और अब आप अकेले ऐसे कैसे मैं आपको छोड़ दूँ। वह उन्हें उनके घर ले आई और समस्या यह थी कि उनकी देखभाल कैसे की जाए और खाने पीने की भी समस्या थी। निशा करीब 1 घंटे तक वहाँ रही। रमाकांत जी को कुछ अच्छा महसूस होने लगा। वह उन्हें वहाँ पर छोड़कर अपने घर चली गई। घर पर आकर उन्हें बड़ी बेचैनी हुई। इतना खुश मिजाज इंसान कैसे निपट अकेला, और आज जब वह बीमार है तो उसके पास कोई भी नहीं है। वह क्या खाएगा? क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है? वहाँ तो खुद को ही दुनिया की सबसे दुखियारी समझती थी और उनको लगता था कि वो अकेली हैं। कहाँ, रमाकांत जी बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने उनके लिए दोपहर को खिचड़ी बनाई और काम वाली के हाथों से रमाकांत जी के घर भिजवा दी। अब तो वह फ़ोन पर उनका हालचाल भी पूछती थी, दवाइयों की हिदायत भी दिया करती थी। बेटा बहू के जाने के बाद रमाकांत जी के घर हल्का भोजन भिजवा देती थी। निशा की देखभाल रंग लाई और रमाकांत जी नॉर्मल हो गए। 5 दिन तक समय भी निकल गया था। थोड़ी कमजोरी थी पर उन्हें पार्क में देखकर सबके चेहरे खिल गए थे। निशा ने भी गहरी सांस ली। अब तो रोज ही दोनों एक दूसरे को तलाशते। एक दिन निशा पूछ बैठी, आप अकेले कैसे? रमाकांत जी आज टाल नहीं पाए और फिर रमाकांत जी ने जिन अतीत के पन्नों को समेट कर रख दिया था, निशा के आंधी उनको उड़ाने लगी थी। 50 साल पहले की यादें के चेहरे पर एक मुस्कान ला रही थी। कैसे वह तलवार से घोड़े पर सवार होकर अपनी दुल्हन लाने गए थे, जिससे शादी के मंडप में ही पहली बार देखा था और देखते रह गए थे। रसोई में चूल्हों के साथ रहना और नदियों के पार सिनेमा देखने जाना, पत्नी का उनके सामने भी घूंघट करना, यह सब बातें उन्हें याद आ रही थी और वो मुस्कुरा रहे थे। अचानक उनके चेहरे की हंसी कहीं खो गई। शादी के 7 साल बाद तक कोई बच्चा नहीं था उनके पास। उस समय तो बच्चे भी भगवान की नेमत माने जाते थे। फिर भी रमाकांत जी ने हार कर दोनों का इलाज करवाया था। थोड़ा वक्त तो लगा पर खुशखबरी आई। पिता बनने वाले थे कि दोनों फूले न समा रहे थे, पर शायद खुशियां चंद दिनों की ही मेहमान थी। बच्चे का जन्म गांव में ही करवा दिया, जिससे सही से टाके ना लगने से उनकी पत्नी के यूट्रस में जख्म हो गया था और 3 साल तक वह बिस्तर में ही पड़ी रहीं और फिर चल बसी। रमाकांत जी के दिल का सालों का तूफान आज वह जाने को तैयार था। निशा बोली, बेटा। रमाकांत जी बोले, आज आप मेरी सारी कुंडली खुलवा लो कि बेटा शिकागो में है और उसकी भी एक बेटी है।
मैंने दूसरी शादी नहीं की। पत्नी को वचन दिया था कि वह बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं लाएंगे। माँ बाप बहन सारे रिश्ते उनके साथ में ही निभाएंगे, पर आज बेटा मुझे भूल कर सारे रिश्ते निभा रहा है। निशा ने उन्हें और सवालों में उलझाना अच्छा नहीं समझा। आज उसने रमाकांत जी को काफ़ी दुख दे दिया था। उनके हाथ पर हाथ रखकर निशा ने कहा, हिम्मत रखिए रमाकांत जी। दोनों अपनी अपनी अधूरी ज़िंदगी जी रहे थे, पर अब उनको सुख दुख बांटने वाले दोस्त मिल गए थे जो उनके पलों में रंग भर देते थे। निशा अब खुश रहने लगी थी। उसने एक दिन अपने को आईने में देखा तो महसूस किया कि वह इतनी भी बूढ़ी नहीं हो गई है कि उसे सजने संवरने का अधिकार नहीं। वह बाजार से हेयर कलर ले आई और बालों को कलर कर लिया। साड़ी भी करीने से पहनने लगी। सुबह पार्क जा रही थी तो उसकी बहू की नज़र उस पर पड़ी। देखकर चकित रह गई कि माँ जी को यह क्या बचपना सूझा है जो इस उम्र में सजने संवरने लगी हैं। उसने अपने पति अरुण को बुलाकर कहा, माँ जी को देखो जरा। बेटे ने जब माँ को देखा उसकी तो पहले हंसी छूट गई, फिर बोला कि यह क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ माँ। निशा को लगा कि जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर लिया हो। बेटा बोला, बस ऐसे ही, मैं ऐसे ही कर रही थी। बहू बोली, माँ जी हर उम्र का अपना एक पहनावा होता है, वैसे भी पापा तो है नहीं। फिर निशा को बहू की बात कांच की तरह चुभ गई। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पार्क जाने का मन भी नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू थे। ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था निशा ने जो इतनी पढ़ी लिखी बहू भी उन पर उंगली उठा रही थी। ऐसा विचार उसी को आश्चर्य में डाल रहा था। उसने बहू को रोक टोक नहीं लगाई थी, फिर भी वह उसके ऊपर उंगली क्यों उठा रही थी उसे समझ में नहीं आ रहा था। क्या पहनती है, क्या खाती है, देर रात वो पार्टी से क्यों आती है, सुबह देर तक सोती है, और उसने तो कभी उसे रोका टोका नहीं था। आजकल की मांग है, बड़े बड़े शहरों में यही रहन सहन है, पर आज उसने बाल क्या रंगे। बहू ने तो उसके चरित्र का ही खंडन कर दिया। अब वह समझ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। निशा का मन बहुत व्यथित हो रहा था। उसे आज अपने पति की बहुत याद आ रही थी। जब वह भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी, माथे पर बड़ी लाल बिंदी लगाया करती थी, वह हमेशा कहते थे कि वो उसकी मधुबाला है और वो उनके दिलीप कुमार है। निशा की आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दोपहर भी वह कमरे में सोने के लिए चली गई, ना ही खाना खाया। शाम के समय रमाकांत जी का फ़ोन आया। निशा जी, आज आप आए नहीं, स्वस्थ हैं क्या या अस्वस्थ हैं? निशा कुछ ना बोल पाई। रमाकांत जी निशा की चुप्पी को समझ चुके थे। बोले, निशा जी आदत डाल लीजिए, यह फिर मेरे तरह अकेले रहिए। आपने पूछा था ना कि अकेले रहने की वजह क्या है। यही वजह है कि मैं अकेला रहता हूँ पर अपनी मर्जी से रहता हूँ और अपनी मर्जी से खाता पीता हूँ। कोई रोक तो नहीं है। आज हम बच्चों पर अंकुश नहीं लगाते हैं, बच्चे हम पर अंकुश लगाते हैं। 2 महीने मैं भी बेटे के साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ। बस मेरी वजह से मेरे बेटे बहू आपस में झगड़ा किया करते थे। आखिर मैंने फैसला ले लिया कि अब और नहीं। निशा जी ने फ़ोन रख दिया। रमाकांत जी की बात तुम्हें समझ आ रही थी। पूरे जोश के साथ बाहर निकली, अपना खाना गर्म करके खाया। रात को जब बहू बेटे आए तो उन्होंने नॉर्मल रहना ही ठीक समझा। रात के लिए उसने अपने लिए 2 गाउन भी खरीद लिए थे। बहू बोलने को हुई तो उसने हाथ के इशारे से कह दिया कि बेटा, मैं तुम्हें पूरी आज़ादी देती हूँ, पर तुम मेरी आज़ादी तो मत तय करो। परंतु चुप हो गई बहू। निशा का विश्वास वापस आ गया था। अगली सुबह वापस आई तो रमाकांत जी को देखकर मुस्कुरा दी। फिर दोनों अपनी अपनी आप बीती सुनाते रहे। निशा अब अपने लिए जीने लगी थी। पेंशन का अच्छा खासा पैसा आता था। पहले वह बच्चों को दे देती थी, पर अब उसने अपने लिए जीना सीख लिया था। पार्क में उसकी सहेली
सहेलियां बन गई थी। उनके साथ वह खरीदारी कर लाता। अब उसकी बहू को निशा की आज़ादी रास नहीं आ रही थी। वह अपने पति के कान भरने लगी। माँ को देखो, इतना फालतू खर्चा करती हैं, कभी नई साड़ी, कभी जगराता, कभी जन्मदिन, तो क्या क्या करती रहती हैं। तुम्हें कुछ पता भी है? उनके आने से वैसे ही खर्च बढ़ गया है। और अब यह सब भी। बहू ने बेटे को एक प्लान समझाया। बेटा पहले तो सुन रहा था, फिर आखिरी एक दिन माँ को बोल ही पड़ा कि माँ, हम अपना फ्लैट लेने को सोच रहे हैं। आपकी कुछ सेविंग होती तो आप हमारी मदद कर देती। निशा उसका मुंह देखती रही। दोनों मियाँ बीवी अच्छा खासा कमाते हैं और नज़रें उनकी पेंशन पर हैं। निशा को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी जन्मी हुई संतान उनके साथ छल कर रही थी। उसके दोनों पुत्रों से कभी भी उनकी कमाई का हिसाब किताब नहीं मांगा था। वह सब खर्चा खुद ही किया करती थी। यहाँ तक कि पति की बरसी पर भी उसने ब्राह्मण भोज खुद के पैसों से ही करवाए थे। उसके पास कौन सा जमा पूंजी थी जिस पर बेटे की निगाह अटकी हुई थी। पेंशन से गुजर बसर तो हो जाता था, पर वह वैसे भी दोनों बच्चों के जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह कुछ न कुछ उनको दिला दिया करती थी। इसी को जिंदगी माने जा रही थी। उसने खुद खुश रहने का अधिकार तो शायद पति के जाने के बाद ही ख़त्म कर लिया था। निशा की चुप्पी से बेटे वहाँ से चले गए। निशा की खामोशी को उसने इनकार समझ लिया था। अब इस बात को कई दिन गुजर चुके थे। अब पार्क में जब वह पहुंची तो देखकर हैरान रह गई। सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू के वातावरण से पूरा पार्क गूंज उठा था। खुद को याद ही नहीं था कि आज उसका जन्मदिन है, पर इन सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है। सब ने केक काटा, फ़ोटो निकाले, सब ने मिलकर निशा को जो गर्म साल भी उपहार में दे दिया। और फिर इसके बाद में रमाकांत जी ने उनके हाथ पर गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रख दी और कहा कि इसे हमेशा साथ रखिएगा, कठिन समय में हिम्मत देगी। उनकी आंखों में आंसू बह निकले थे। अब सबको एक साथ बोले। आप तो छिपाने के मूड में थीं। रमाकांत जी ने ही प्लान बनाया। वह उनका चेहरा देखने लगी तो मुस्कुरा कर बोले, डिजिटल मीडिया का कमाल है। अरे अच्छा, फेसबुक पर अपनी डिजिटल डिटेल्स डालकर रखी थी। रमाकांत जी के कहने पर ही उसने फेसबुक ज्वाइन किया था। आप समोसा पार्टी चल रही थी, कोई चाय बना रहा था तो कोई पकौड़े। खुशी खुशी वह घर की तरफ मुड़ी। उसने दोनों बच्चों तक को उसका जन्मदिन याद नहीं था। बहू से तो वो उम्मीद ही क्या करे, पर बार बार उस साल पर हाथ घुमाती। बरसों बाद किसी ने उसे उपहार दिया था गणेश जी की प्रतिमा। उसने सामने मेज पर रख दी। उसे सच में लगता था कि जैसे रमाकांत जी खड़े हों और उसे ताकत दे रहे हों। रात ढले जब बहू बेटा घर आए तो उसे लगा कि कोई उसे जन्मदिन की बधाई देगा, पर उनकी कल्पना ही रह गई। अगले दिन सुबह बहू की नज़र उस शॉल पर पड़ी तो बोली कि माँ, बड़ा खूबसूरत है, कहाँ से लिया? वह बोली कि सबसे पहली ही बोल उठी कि मुझे बहुत पसंद है, अब मैं इसको ले लूँ क्या? पर वह अपना मुँह देखती रह गई। गणेश जी की प्रतिमा की तरफ देखा तो बोली कि नहीं बहू, यह मेरे जन्मदिन का तोहफा है, मेरे दोस्तों ने मुझे दिया है, वह अनमोल है मेरे लिए, इसे नहीं दूंगी। जन्मदिन कब? तुम निशा हिम्मत करके बोली, कल मेरा जन्मदिन था। तो बहू ने बेटे की तरफ देखा तो वह सर शर्म से झुका गया। माँ ने पास आकर बोला, सॉरी माँ, मैं आप कभी मनाते नहीं हो ना, इसलिए मुझे आपके जन्मदिन के बारे में पता नहीं चला। कल भी नहीं मनाया था, पर कल उन्होंने पता कर लिया था और मना दिया। तुम्हारी माँ का जन्मदिन पहली बार बेटा चला गया और निशा के पास प्रश्न छोड़ गया। अपनों को भी अपनी अहमियत समझनी पड़ेगी। क्या निशा के ज़िंदगी में पन्ने एक एक कर फड़फड़ाकर उड़ने लगे थे।
बच्चों के जन्मदिन के एक हफ्ते पहले ही वह उत्साहित हो जाया करती थी। सब कुछ चुनकर उनकी पसंद का सामान लाती थी और पूरा दिन उनकी पसंद का बनाती थी। सब याद करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर आज उसका जन्मदिन तक किसी को याद नहीं है। पर गलती उसकी भी तो है। वह खुद को कभी अहमियत ही नहीं देती थी, पर मशीन बनकर काम किया करती थी बच्चों के लिए। और नहीं समझती थी संध्या बेला आ चुकी का कोई भरोसा नहीं है। 65 साल की हो गई थी वह। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। जाने से पहले वह खुद को जीना चाहती थी। अब तो उसे अच्छा लगे। वह कहना चाहती थी कि रमाकांत जी की बातें उसके दिमाग पर असर डालने लगी थीं। अब निशा खुश रहने लगी थी। उसने बहू और बेटे से वह कहना छोड़ दिया था। वह अपने में मस्त रहती थी, अपने काम से काम रखने लगी थी। निशा को खुद एहसास हुआ कि वह खुद को हल्का महसूस करती है। वह बहू को निशा में परिवर्तन रास नहीं आ रहे थे और सहसा विश्वास ही न हो रहा था कि हमेशा गुमसुम रहने वाली माँ जी में यह परिवर्तन कैसे हुआ। अब उनकी निगाहें निशा पर ही रहती थीं। ऐसे ही एक दिन जब निशा नहाने गई तो उसकी बहू उसके कमरे में आ गई और उसका फ़ोन चेक करने लगी। यह देखकर दंग रह गई कि माँ जी अब फेसबुक व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं, ढेरों मैसेज करती हैं। उनने अपने पति को बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुना दी, रमाकांत जी के मैसेज भी दिखा दिए। तो शुभ प्रभात शुभ रात्रि दोनों करते थे। बेटे को भी माँ में खोट नज़र आने लगा था। निशा नहाकर बाहर निकल ही रही थी कि दोनों उस पर बरस पड़े। मैं यह क्या है माँ? वह दोनों से कुछ कहती उससे पहले ही, कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। वॉश बेसिन से टकरा गई। बाथरूम में खून की धारा बहने लगी थी। बहू बोली, अब एक और खर्चा हो गया। निशा बेहोश हो गई थी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। निशा के पैर और सिर में गहरी चोट आई थी। उसके पैर पर प्लास्टर चढ़ गया था। सर पर भी 8 टाँके लगे हुए थे। निशा 2 घंटे तक हॉस्पिटल में रही। उसके बाद उसे घर लाया गया था। अब उसका पार्क जाना छूट गया था। रमाकांत जी फ़ोन करते, मैसेज करते, पर वह किसी को कोई जवाब नहीं दिया करती थी। वहाँ बेटे बहू की नज़रें भी उस पर गड़ी हुई थीं। वो गिरना नहीं चाहती थी उनकी नज़रों से, पर वह अपने दोस्तों को और पार्क को बहुत मिस किया करती थी। बेटा बहू उस पर नज़रें गड़ाए रहते थे। वह चुपचाप लेटी रहती थी, आंसू बहाती रहती थी। बेटा काम पर चले जाते थे। काम वाली खाने को रख कर चली जाती थी। उसे बैठने उठने में कष्ट होता था, पर कोई नहीं था। बेटा बहू ने 2 दिन की भी छुट्टी लेना ज़रूरी नहीं समझा। 7 साल की पोती भी थी, पर वह सहारा थी उनका। वह उनकी मदद कर दिया करती थी। वह बच्ची ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। पोती ने दरवाज़ा खोला तो लगा कि भूचाल आ गया हो। पार्क के सारे दोस्त उसके घर पर थे। सब हाथों में फल फूल, मिठाइयाँ और कार्ड लिए हुए थे। उनको लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अपना मिल गया हो। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ा। निशा सबको देखकर बहुत ही भावुक हो गई। लगा कोई बिछड़ा हुआ मिल गया हो। वह सबका उठकर स्वागत करना चाहती थी, उसके लिए पकवान बनाना चाहती थी, पर शरीर और मन दोनों से वह लाचार थी। वो रमाकांत जी निशा के मन के भाव को पढ़ चुके थे। वो बोले कि चलो निकलो, तो डिब्बों में से जलेबी और मिठाइयाँ निकालने लगे और करीब हंसते हंसते 2 घंटे बीत चुके थे। पता ही नहीं चला कि सबने निशा के प्लास्टर पर अपने अपने संदेश भी लिख दिए। निशा रमाकांत जी की तरफ देखकर बोली, आप सब को कैसे पता चला? रमाकांत जी मुस्कुराकर बोले कि जैसे आपको हमारी तबीयत का पता चल गया था। निशा मुस्कुरा दी। वह उनके आने का वक्त हो गया था। अंदर से डर रही थी कि बहू कुछ कह ना दे, सबके सामने भी कुछ बोल ना पड़े। सब की मस्ती चल रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। निशा अंदर से काँप गई। सामने बैठा और लोगों को देखा और सोचने लगी। इतने सारे लोग, पर भगवान का शुक्र था कि दोनों सबके सामने कुछ ना बोले। निशा चैन ने सांस ली और बहू
की ओर देखा। जब सब चले गए तो बहू का बड़बड़ाना शुरू हो गया। घर को धर्मशाला बना रखा है, जो देखो मुंह उठाकर चला आता है। अब इतनी सारी गंदगी कौन साफ करेगा? ऑफिस से थक हार कर और यहाँ नौटंकी अलग है। मेरे पीठ पीछे घर में पार्टियां होती हैं। निशा चुपचाप लेटी रही। अब उसे घर काटने को दौड़ने लगा था। उसने अपने गांव का घर याद आने लगा था, जहां पर 10 मेहमानों को वह अकेले संभाल लिया करती थी। उसने घर लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब बिना खिलाए पिलाए किसी को अपने घर से नहीं भेजा करती थी। पर आज वह तो अपने मेहमानों का सत्कार भी न कर पाई थी। उसे अभी अपना घर अपना सा ना लगता था। निशा धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। प्लास्टर भी कट गया था। डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइज बताए थे और आराम से चलने फिरने को बोल दिया था। अब वह पार्क भी जाने लगी थी। लगा उसकी ज़िंदगी वापस आ गई हो। उसके इलाज में 30,000 रुपये का खर्च हुआ था तो बहू ने 10 बार सुना दिया। निशा ने बहू के हाथ पर 30,000 पकड़ाकर कहा, बेटा अपने पति से पूछना कि उसके ऊपर कितना कर्ज है मेरा, वह कब लौटा रहा है। बहू निशा का मुंह देखती रह गई। अब निशा उस घर में नहीं रहना चाहती थी। वहाँ उसका रहना मुश्किल होता जा रहा था। लगता था कि जैसे उसको किसी ने कैद कर लिया हो। वह अपनी मर्जी से अब जी नहीं सकती थी। वहाँ वह दूसरों के अधीन है। वह तिल तिल कर जी रही थी। बेटा सब कुछ देखता रहता था, फिर भी वो देखकर उसे अनदेखा किया करता था। इससे उसे बहुत दुख होता था। निशा भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बच्चों के बीच में मनमुटाव हो। उसने एक दिन निर्णय ले लिया। उसे सुनकर बेटा दोनों के भाव चक्के रह गए। दोनों को इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह निशा को सीधी सादी गांव की महिला समझते थे। अब निशा ने दिखा दिया था कि बस अब और नहीं। निशा ने निर्णय से बेटा बहू दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। निशा ने एक कमरे का फ्लैट ले लिया था। बेटा बोला, माँ आप हमसे अलग रहोगी क्या? तो फिर वो बोली कि सोसाइटी में ही हूँ, जब मन करे तब आ जाना, कौन सा दूर हूँ, मैं आज भी अपना खर्च उठा सकती हूँ, तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। बेटा कुछ और कहे हाथ पकड़ लिया था और तंज कसते हुए बोली कि हाँ भाई, आज़ादी चाहिए माँ जी को। निशा मुस्कुरा दी और बोली, बेटा सही कहा तुमने, मुझे भी कुछ तेरे सपने पूरे करने हैं। वह अपना सामान पैक करने लगी। निशा पास के ही एक कमरे में चली गई थी, जो कि फ्लैट था। एक कमरा था, किचन था, छोटा सा ड्राइंग रूम था। 7,000 रुपये किराया था। निशा हिसाब किताब लगा रही थी। उसको 27,000 पेंशन मिला करती थी। उसका खर्च आसानी से चल जाएगा। निशा ने किराए के घर को सजाया और एक सुकून भरी सांस ली। रमाकांत जी के दिए हुए गणेश जी से छोटा सा मंदिर भी बना लिया। यह सब कुछ अपना सा लग रहा था। उसे काम वाली भी लगा रखी थी। उसके घर की साफ सफाई जो कि किया करती थी। बाजार से उसका सामान भी ला दिया करती थी और उसके बदले में वो कुछ उससे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेती थी, बल्कि खाली समय में वो निशा के पैरों में तेल की मालिश भी किया करती थी। निशा सोचती थी कि यह तो गैर है, मैंने इसे थोड़ा सा प्यार दिखाया और यह अपनी सी हो गई, और अपने बहू बेटे हैं जिसको सब कुछ दिया, उसने मुझे अपना समझा ही नहीं। वहीं पर उसके घर में बेटा और पोती आते जाते रहते थे। कई बार उसकी पोती दादी के पास रुक जाती थी, पर बहू ने आने का कष्ट ना किया। उसके घर उसके दोस्त हमेशा आया जाया करते थे। वह उन्हें तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती थी। रमाकांत जी तो निशा के साथ रोज चाय पिया करते थे। निशा रात का खाना भी उनके लिए पैक कर दिया करती थी कि वो अपने घर जाकर खा सकें। निशा अब बहुत खुश थी। पैसे की तंगी तो थी नहीं। वह खुद को आज़ादी महसूस करती थी। उसकी दिनचर्या अभी सही हो गई थी कि ऐसे ही एक दिन रमाकांत जी के साथ शाम की चाय का आनंद ले रही थी। उसका बहू बेटे उसके घर आए। निशा देखकर प्रसन्न हो गई। रमाकांत जी थोड़ी देर बाद चले गए। माँ को देखकर आश्चर्य हुआ कि आखिर आज बहू कैसे उसके घर खुद चलकर आई है। मकसद उसने खुद ही बता दिया। बोली, माँ जी यह आपके घर रमाकांत जी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? सारी सोसाइटी थू थू कर रही है। मेरी सारी सहेलियाँ मजाक बना रही हैं। आप इस उम्र में रंगरेलियाँ मना रही हो। निशा टूटने वालों में से ना थी।
बोली, बेटा लोग क्या कहते हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम अपना बताओ कि क्या सोचती हो, क्या कहती हो। तो बहू निशा की हाजिर जवाबी से चुप हो गई। निशा आगे बोले कि बेटा, ये पूरी जवानी तो तुम बच्चों में गुजार दी, अब 2 पल बचे हैं, हमें हंस बोलकर काट रहे हैं, उनमें भी तुम सबको परेशानी हो रही है। हम तुम दोनों की ज़िंदगी से दूर इसलिए गए कि हम तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहते थे। यही रमाकांत जी की बात तो उन्होंने मुझे जीना सिखाया है, हंसना सिखाया है, वरना मैं तो दुखियारी बनी रोती रहती। बेटा बोला, आप नहीं जानती हैं कि यह बड़े शहरों के लोग अपना बनाकर लूट लेते हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो। निशा बोली, बेटा दुनिया मैंने भी देखी है और तुम तो अपने थे, तुम लोगों ने कम लूटा क्या, अब मेरे पास बचा ही क्या है जो कोई और लूटेगा। इतने में रमाकांत जी अंदर आ गए, जो दरवाजे के पीछे से चुपचाप सारी बातें सुन रहे थे। रमाकांत जी के अंदर आते ही निशा के बेटा बहू के मुंह खुले के खुले रह गए। वह दोनों उठकर जाने लगे तो रमाकांत जी ने इशारे से बैठने के लिए कहा और कहा कि तुम दोनों क्या बोल रहे हो, रंगरेलियां मना रही है तुम्हारी माँ, देखना चाहते हो तो। निशा ने उन्हें रोकना चाहा पर रमाकांत जी नहीं रुके और दोनों का हाथ पकड़कर बोले कि चलो, देखो ये जो पानी की टंकी दिख रही है उसके नीचे तुम्हारी माँ गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। जो काम वाली तुम्हारे घर काम करती है उसके बच्चे आवारा की तरह घूमते थे, इनको इकट्ठा करके अपने पैसे से उनके लिए कॉपी पेंसिल का इंतज़ाम कर रही है और हम सब से मदद मांग रही है। उनका अधूरा सपना है कि वह स्कूल खुले जहाँ पर सबको फ्री में शिक्षा मिले। हम दोनों अक्सर बैठकर उसी की भूमिका बनाते रहते हैं। सरकार ने मदद से गुहार लगाई है ताकि हमें ज़मीन मिल जाए। देखो कागजात। रमाकांत जी आज गुस्से में लग रहे थे। बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती है, अपनी माँ के लिए ऐसे विचार रखते हो। वह अभी भी दूसरों का भला करना चाहती हैं और तुम्हारी सोच अपनी माँ के लिए ऐसी हो सकती है। हाँ, हम दोनों हर वक्त साथ बिताते हैं तो इसमें क्या गलत है। क्या तुम अपने ऑफिस में या बैंक में किसी के साथ चाय नहीं पीते हो, बातें नहीं करते हो, फिर उन सब पर कैसी रोक। हम तुम्हारे ऊपर जो अंकुश नहीं लगा बैठे हैं और तुम दोनों के चेहरे लटक गए हैं और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप चले गए। मैंने रमाकांत जी को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। बोली, बस करो, अब एक कप चाय और हो जाए। रमाकांत जी मुस्कुरा दिए। आपके हाथ की एक कप क्या 10 कप चाय पी सकता हूँ। निशा आज बहुत खुश थी, उसका सपना पूरा होने के कगार पर था, फिर भी मेहनत रंग ला रही थी और स्कूल के लिए पुरानी हवेली जो मिल गई थी जिसमें थोड़ा बहुत काम करवा कर स्कूल चलाया जा सकता था। हाथ खोलकर मदद की 50 बच्चे स्कूल में आ गए थे, जिनकी संख्या वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। उनकी कॉपी किताबों का खर्च सब मिलाकर करते थे। निशा को स्कूल का प्रधानाचार्य बना दिया गया था। जिसको भी समय मिलता था वह मदद करता था। स्कूल के बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी, पैसे की कमी भी होने लगी थी, पर काम रुक नहीं रहा था। रमाकांत जी अपनी सारी जमा पूंजी ही दे डाल रहे थे। रमाकांत जी बोले कि मैं अब कोई भी सपना मेरा बचा नहीं है, सोचा आपका ही सपना पूरा कर दूं। कोई तो अपने सपने को जी ले। यहाँ स्कूल धीरे धीरे चर्चा का केंद्र बनता जा रहा था। यहाँ के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के जैसे अंग्रेजी बोलने लगे थे। उनके माँ बाप बहुत खुश थे। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ज़िंदगी की शिक्षा भी मिल रही थी उन्हें। एक दिन निशा की फ़ोटो अखबार का हिस्सा बन गई। बहू और बेटे ने देखा तो देखते ही रह गए। निशा और उनके मित्रों को इस उम्र में एक अच्छा काम मिल गया था करने को। सभी बहुत खुश थे। कई दिनों से निशा ने महसूस किया था कि रमाकांत जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। कोई बात हो जो उन्हें खाए जा रही थी। बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि सुनकर निशा के होश उड़ गए थे। उसे
अपने सपने अधूरे लग रहे थे। रमाकांत जी ने बताया कि कल अचानक उनका बेटा आ गया है। सबने उसके कान भर दिए हैं। मैंने अपना सारा पैसा तुम पर लुटा दिया है। तब से जिद कर रहा है कि यहाँ का मकान बेचकर उसके साथ चलो। निशा आवाज़ रह गई थी। उसने बहू बेटे क्या काम कर रहे थे। अब वह भी निशा कृष्ण रमाकांत जी के बिना अपने आप को अधूरा पाती थी। वह चुपचाप घर चली गई। इस महानगर में उसे रमाकांत जी ने ही तो जीने की राहत पैदा की थी, उनके सालों के सपने को पूरा करवाया था। अब अचानक चले जाएंगे तो नहीं नहीं, वो नहीं जा सकते हैं। मैं उनके बिना नहीं जी सकती हूँ, लेकिन किस हक से उन्हें रोकूंगी। इस दुनिया में तो ऐसा ही होता है। यहाँ पर रिश्तों का नाम होना ज़रूरी होता है। बिना नाम के रिश्ते नहीं होते हैं। बेनाम रिश्ते बदनाम हो जाया करते हैं। इंसानियत, प्रेम, विश्वास, इन सभी के कोई ना कोई रिश्ते होते हैं दुनिया में। रमाकांत जी का भी जाने का मन न था। बेटा जिद पर अड़ा हुआ था। उसे डर था कि रमाकांत जी मकान भी कहीं किसी को ना दे दे। वह अपनी मोटी जमा पूंजी स्कूल में लगा चुके थे। रमाकांत जी की भी रात को उधर नींद नहीं आ रही थी। 1 हफ्ते बाद का टिकट करवाया था बेटे ने। इसी बीच में मकान भी बिकाऊ कर दिया था। निशा सुबह गई पर रमाकांत जी वहाँ नहीं आए थे। सोचा बेटा आया हुआ है, शायद उसमें व्यस्त होंगे। फिर स्कूल भी नहीं आए और अगले दिन भी ना देखा। निशा ने रहा ना गया और वह फिर उनके कदम रमाकांत जी के घर की तरफ मुड़ गए। घंटी बजाते हुए उनके हाथ काँप रहे थे कि उनका बेटा कहीं कुछ गलत ना समझे। फिर उनके बेटे ने ही आकर दरवाज़ा खोला। कुल रमाकांत की तरह वह चौड़ा लंबा सा लग रहा था। अंदाज़ा लगाते हुए उसे देखते ही वह समझ गई कि यह उनका बेटा ही होगा। निशा बोली, रमाकांत जी हैं। वह बोला, आप कौन? तो वो बोली कि मैं निशा। निशा जी को मेरे भोले भाले पापा को बहला फुसला कर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो आप? माफ़ करना निशा जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उनके चेहरे पर नफ़रत की भावना दिखाई दे रही थी। निशा वापस मुड़ने लगी तो तभी रमाकांत जी की आवाज़ आई। उनके कदम ठिठक गए। निशा रुको बेटा, यह क्या पागलपन है? घर आए मेहमान के साथ कोई इस तरह से बात करता है क्या? रमाकांत जी ने अपने बेटे को डांटते हुए कहा। मेहमान? अरे यह तो आपकी मुझसे भी ज़्यादा सगी हैं। इन्हें कसते हुए कहा कि रमाकांत जी से रहा नहीं गया, बोल पड़े। सही कहा बेटा तूने तो, सालों से तू वहाँ जाकर बैठा है, आज अचानक हमारी ज़िंदगी का निर्णय लेने चला आया है। तब कहा था कि जब मैं बुखार से तड़प रहा था, यह थी जिसने अब मेरे पास आकर मेरे को दवाई दी और तभी मैं ज़िंदा हूँ, नहीं तो नहीं होता। कितनी ही रातें मैंने बिना सोए काटी है। तब तुम कहाँ थे? तुम्हारा खून का रिश्ता कहाँ था? लगा कोई खून के रिश्ते नहीं होते हैं, दिल से भी रिश्ता होता है। रिश्ता निभाने से होता है, जो तुमने कभी नहीं किया है। बेटा बड़बड़ाते हुए निकल गया। निशा ने समझाने की कोशिश की तो रमाकांत जी बोले, निशा हम दोनों एक दूसरे का सहारा है। हमारे रिश्ते की दुनिया नहीं समझ पाएगी। हमें इसे नाम देना ही पड़ेगा, वरना हम इस संध्या बेला में तिल तिल कर मरते रह जाएंगे। तुम क्या कहती हो? निशा रमाकांत जी का मुँह देखती रह गई। निशा रमाकांत जी की तरफ देखकर बोली, क्या कह रहे हो आप? इस उम्र में क्यों दाग लगा रहे हैं? बच्चे क्या कहेंगे या दुनिया क्या कहेगी? रमाकांत जी आप होश में तो हैं? कुछ ऊंच नीच का ख्याल भी है आपको? रमाकांत जी निशा के गुस्से को देखकर घबरा गए। बोले, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, तो अपने घर में ही रह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर निशा जी, इस समाज का मुंह बंद करने के लिए हमें यह रिश्ता उन्हें दिखाना ही पड़ेगा, ताकि उनका ध्यान हम पर से और हमारी बातों से हट जाए। निशा की इस उम्र में शादी का मतलब ज़्यादा मन का मिलाप होता है। इस उम्र में अकेलापन नहीं काटा जाता है, तन्हा ही नहीं जिया जा सकता है। आगे भी जी लूँगा निशा जी, अगर राह में अच्छा साथी मिल जाए तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं होता है। माना अभी हमारी बातें समझ नहीं आ रही हैं आपको, पर घर जाकर आप आराम से सोचना
किस चिंता में आप पड़ गए हो? हमें अकेला छोड़कर खुद आराम से जी रहे हैं। अगर वह हमारे साथ होते तो शायद हमें यह कदम नहीं उठाना पड़ता। बिना कुछ बोले वह घर लौट गई। उनका मन बड़ा बेचैन हो रहा था। वह अपने पति की तस्वीर से बातें करने लगी। रमाकांत जी यह क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? अब तक नहीं दिया, अब कैसे दूंगी? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया था। मधुबाला सिर्फ दिलीप कुमार की है। मैं रमाकांत जी के प्रस्ताव को ठुकरा दूंगी, पर अगले ही पल विचार आता है कि उनके दिलीप कुमार जी तो चले गए, रोता हुआ छोड़कर। तो क्या उन्हें नई फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है? हम भगवान के द्वारा बनाए हुए कलाकार ही तो हैं। जब चाहें जिसके साथ अपनी कहानी लिख सकते हैं। क्या आगे की कहानी हो या उन्हें रमाकांत जी के साथ बहुत सारे विचारों के साथ वह सो गई। सुबह वापस भी नहीं आ रही थी। रमाकांत जी ने बचाना चाहती थी। उनके प्रश्नों के जवाब से वे बचना चाहती थी। स्कूल में मकान छिपते छिपाते रह रही थी, फिर भी उनका सामना रमाकांत जी से हो ही गया। रमाकांत जी उनकी अस्वीकृति को समझ गए थे और चले गए। अगले दिन रमाकांत जी का मैसेज आया कि उन्होंने बेटे के साथ फैसला कर लिया है। निशा ने कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। वह रमाजी जी के बिना भी नहीं जी पा रही थी, उनके साथ भी नहीं। कुछ तो था जो उन्हें निर्णय लेने नहीं दे रहा था। वह क्या करे? बच्चे क्या सोचेंगे? बहू पोती सब सामना कैसे करेगी? वह नहीं कर सकती है। रमाकांत जी के जाने का दिन नज़दीक आ रहा था। उसका मैसेज आया, तो हो सके तो पार्क में आज शाम को 7 बजे आ जाना। हमेशा के लिए जा रहा हूँ। निशा के कदम पार्क की तरफ बढ़ गए। रमाकांत जी उनकी राह देख रहे थे और सभी साथी भी थे। पार्क में सब लोग उनके आने के लिए और आने वाले जीवन के लिए बधाइयाँ दे रहे थे। फूल कार्ड सबके हाथ में थे, परंतु निशा तो खाली ही हाथ आई थी। आज उसके पास रमाकांत जी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, शायद अपनी ज़िंदगी के बचे हुए साल भी नहीं। रमाकांत जी उसके पास आकर बोले, निशा जी, लगता है आप मेरी बातों से दुखी हो गई हैं। मेरा इरादा आपको खुशियाँ देने का था, दुख देने का बिल्कुल नहीं था। पता नहीं दोबारा कभी आपसे मिल पाऊँगा या नहीं, पर मेरे लिए कोई पाप मत रखना। मैंने आपको सच्चे हृदय से पसंद किया था और सदा चाहा था कि आपकी परेशानियां कम कर सकूं, पर मैं ही आपके दुख का कारण बन गया। रमाकांत जी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। कुछ लोग कुछ समझ रहे थे और कुछ नहीं समझ रहे थे। निशा रमाकांत जी को जाते हुए देख रही थी, पर रोक नहीं पा रही थी। एक अनजाना भय था, उसके शब्दों को वो जुबान पे नहीं आने दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भरे हुए गले से बोली, अगर हो सके तो रुक जाइएगा मेरे लिए। रमाकांत जी निशा का मुंह ताकने लगे। सब लोग प्रश्नवाचक निगाहों से निशा की ओर देखने लगे। रमाकांत जी ने सबको सारी कहानी सुना दी। सब दर्द से गुजर रहे थे, सबकी कहानी एक जैसी। बस फर्क इतना था कि रमाकांत जी ने कदम उठाया था और सब चुप थे। बस बात अटपटी ज़रूर थी, सबको पच भी नहीं रही थी। सबके दिल जानते थे कि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। निशा ज़मीन में गड़ी जा रही थी। उसे सच में लगने लगा था कि वे दोनों अपराधी हैं और अपने अपराध की सज़ा काटने को तैयार थे। तभी कुलकर्णी को 17 साल के अकेलेपन को सहन करना पड़ रहा था। वे अचानक बोल गई कि रमाकांत जी, कोई समझे ना समझे, इस दर्द को मैं अच्छे से समझती हूँ और आपके साथ हूँ। फिर क्या था, एक एक करके सब ने अपनी स्वीकृति दे दी। निशा भी अपराध बोध से मुक्त हो गई थी, पर सबसे बड़ी बात थी कि बच्चों को कैसे समझाया जाए। क्या वो इस बात को समझेंगे? वहीं करेंगे। बच्चे शादी में माँ बाप की मंजूरी ले न ले, पर बड़ों को अपनी शादी में बच्चों से मंजूरी लेना मायने रखता है। माँ बाप उनके लिए ही जीते हैं और जो कुछ भी होता है उसे झेलते हैं। उनके खिलाफ माँ बाप चाहकर भी नहीं कर सकते हैं। रमाकांत जी ने कहा कि वह अपने बेटे को संभाल लेंगे, पर निशा जी कैसे अपने बेटे, बहू और पोती को यह सब बता पाएंगी? बताना तो होगा ही, किसी बाहर वाले से पता चले। इससे बेहतर है कि वह खुद अपनी बात उन्हें बता दें। निशा अंदर ही अंदर डर रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे इतनी बड़ी मुश्किल का सामना करेगी और अपने बच्चों को अपने दिल की बात कैसे समझा पाएगी। नहीं नहीं, कभी नहीं कह पाएगी वह। रमाकांत जी ने उसका हाथ थाम कर कहा, सर जी, हम जानते हैं कि वह कह रहे हैं जो करने की हिम्मत सब में नहीं होती है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं और किसी को धोखा दे रहे हैं। जीवन ट्रेन में बैठे मुसाफिर की तरह है, कौन कहाँ मिल जाए, कहाँ बिछड़ जाए, कुछ पता नहीं होता है। हंस बोल लिया, 2 दिन और वही ज़िंदगी है। निशा खामोश थी, बस इतना ही बोल पाई कि रमाकांत जी, आप थोड़ा समय दीजिए, मैं समय देखकर बात करूंगी। मेरा दूसरा बेटा बहू भी हैं, किसी से बगावत नहीं कर सकती मैं। वैसे भी हमारे पास कहाँ कितना समय बचा है। आज यहाँ बैठी हूँ, कल रहूँ ना रहूँ, बस इतना ज़रूर है कि मैं पीछे नहीं हटेंगे। ज़िंदगी रोकने का नाम नहीं है, चलने का नाम है, जीने का नाम है। निशा अपने घर चली गई और रमाकांत जी ने भी अपना जाना कैंसिल कर दिया। बेटे को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब कब तक हम मना कर सकते थे, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। निशा रोज सोचती समझती, वह बेटे से बात करने को करती पर उसकी ज़बान उसका साथ नहीं देती थी। वह अपराध बोध में गड़ी जा रही थी। एक दिन जब रमाकांत जी के साथ चाय पी रही थी तो उसकी पोती ने आकर यह मासूम सा सवाल रमाकांत जी से किया कि क्या आप मेरे दादू हो? आप मेरे दादू क्यों नहीं बन जाते हो? सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थीं। जिस बात को बड़े नहीं कह पा रहे थे वह मासूम सी बच्ची असहज भाव से कहती चली गई। रमाकांत जी भी कहाँ चुप रहने वाले थे, तुरंत बोल पड़े कि हाँ, तुम अपनी दादी से पूछ लेना। पोती दादी से जिद कर बैठी, इतना मुझे प्यार करते हैं, आप इनको अपने साथ ही रख लो ना। बेटा बहू मुंह देखने लायक हो गया था। वह बच्ची को डांटने लगी, वह जोर से रोने लगी। रमाकांत जी ने भी सारे शब्दों में कह दिए, सब कुछ बच्चों को आपत्ति ना हो तो मैं निशा जी के साथ शादी करना चाहता हूँ, उनका सहारा बनना चाहता हूँ। निशा के बेटे बहू वहाँ से उठकर चले गए। उनका मन बता रहा था कि वह इस प्रस्ताव से खुश नहीं थे, पर एक बातचीत हुई थी, बात उनके कान तक पहुँच गई थी। यह अनोखा रिश्ता सब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनता जा रहा था। हर लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, हर लोग उनके बारे में बात कर रहे थे। कोई दोनों की हिम्मत की तारीफ करता था, कानाफूसी करता था। कोई एक बात तो थी, निशा ने स्कूल की तरह शादी की खबर भी मीडिया तक पहुंच गई थी। आज के इस अनोखे रिश्ते की खबर सुनकर मीडिया वाले भी निशा जी के स्कूल में आ पहुंचे थे। हम तो जिंदगी निशा और रमाकांत जी का इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें किसने यह खबर दी थी? निशा सोच रही थी। पीछे से उसकी बहू खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब आएगा मज़ा, बड़ा नाम कमा रही थी। अब समाज में छुट्टी होगी, तब पता चलेगा। पत्रकारों में से एक की आवाज़ आई, क्या यह सच है कि आप और रमाकांत जी शादी कर रहे हैं? क्या आप बच्चों को यही शिक्षा दे रहे हैं? निशा घबराने लगी, पर सवालों से भागना कायरता थी। आज वह चुप नहीं रहेगी, उसका सपना टूट जाएगा। रमाकांत जी बोलने को हुए तो उसने उन्हें चुप करा दिया और कहा कि लड़ाई मेरी है, मुझे ही लड़ना होगा, उसे खुद को मजबूत बनाना ही हो। वह लंबी सांस लेकर बोली, हाँ, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं, पर शादी करने के लिए मजबूर किसने किया? आप सब ने। इस उम्र में विवाह के मायने ही जुदा होते हैं। हम तो ज़िंदगी के दिन गिन रहे थे जब तक बच्चे साथ में थे। हमें कुछ सोचने का वक्त नहीं था। बच्चे अपने अपने घरों में दुबक गए, हमारी तरफ देखा भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख को बांटना चाहते हैं, हंस लेना चाहते हैं, एक दूसरे की मदद कर लेते हैं, पर वह भी इस समाज को रास नहीं आ रहा है। उसने हमारी सिसकियाँ लेना शुरू कर दिया। अरे भाई, पति तो गुजरे सालों हो गया। जब हमारा खून गर्म हुआ करता था तब हमने शादी का फैसला नहीं लिया। अब रमाकांत जी के साथ शादी का फैसला इसलिए कि आप सबको मोहर दिख जाए, आज हमारा हंसना बोलना आपको खराब ना लगे। निशा की आंखें के किनारे भीग रहे थे। रमाकांत जी ने निशा का हाथ थाम लिया और बोले, जब बच्चे हाथ छोड़ देते हैं तो हमें मजबूर होकर एक दूसरे का हाथ थामना ही पड़ेगा और किसी न किसी को
इस कार्य को पहले करना होगा। कोई सवाल हो तो पूछो। तभी भीड़ से ताली की आवाज़ आई। वो ताली और किसी की नहीं थी, निशा की पोती की थी, जो अब सच में आप मेरे दादू बन जाएंगे, आई लव यू। अचानक तालियों की आवाज़ से पूरा स्कूल गूंज उठा और सभी ने आश्वासन दिया इस रिश्ते का और इस रिश्ते की मिसाल का। इस तरह से दो बेसहारा लोग, जिनको कोई भी पूछने वाला नहीं था, वो एक दूसरे का सहारा बने और अपने बुढ़ापे को आज काट रहे हैं। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब